सुप्रभात छात्रों, डीपीएस कोरोलाटा यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने समाजवाद वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने समाजवाद का अर्थ और उसकी जो प्रमुख विद्वानों के अनुसार उसकी जो परिभाषाएं दी गई थी उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में हम समाजवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी थी उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। समाजवाद के जो प्रमुख तत्व हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और समाजवाद के जो प्रमुख गुण हैं और उसके जो दोष हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या रही। देखिए, सबसे पहले है इसका किस व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समाजवादी को नाम से ही पता चल रहा है कि समाज को बढ़ावा देना, अर्थात यहाँ एक व्यक्ति विशेष को बढ़ावा न देकर और संपूर्ण समाज को बढ़ावा देने की बात की गई है। और ये किसके द्वारा की गई? समाजशास्त्रियों के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी जो पूंजी है, अर्थात जो प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, इन सभी पर निजी लोगों का अधिकार न होकर और समाज के सभी लोगों का क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सब के ऊपर भी समाज का ही नियंत्रण होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न हो। इसलिए समाजशास्त्रियों ने ये समाजवाद का उत्पत्ति की है। तो सबसे पहले तो देखते हैं समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही। पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा और इसका जो अर्थ था उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम देखते हैं पहले कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व। समाजवाद व्यक्ति की अपेक्षा सबसे अधिक किसको महत्व देता है? समाज को अधिक महत्व देता है, क्योंकि यहाँ पे समाजवाद का मतलब ये कि समाज को अधिक बढ़ावा देना। तो यहाँ व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को बढ़ावा न देकर के संपूर्ण समाज को बढ़ावा देने की बात करता है। अर्थात राज्य के बारे में बात करता है कि अधिकांश जो अधिकार है वो किसे प्रदान किए जाने चाहिए? राज्य को प्रदान किए जाने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व कैसे दिया गया। समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक विचारधारा है, यानी समाजवाद क्या है? एक व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक विचार है जो व्यक्ति की अपेक्षा किसको अधिक महत्व देता है? ये समाज को अधिक महत्व देता है। यानी व्यक्ति की अपेक्षा सबसे अधिक किसको महत्व देता है? ये समाज को महत्व देता है। और इसी विचारधारा को ये मानता है। कौन सी विचारधारा को? समाजवादी विचारधारा। और उनका मानना, समाजवादी विचारधारा का मानना है कि समाज के माध्यम से ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। यानी व्यक्ति का अगर संपूर्ण विकास होगा तो वो किसके माध्यम से होगा? समाज के माध्यम से ही होगा। ठीक है। अगला है जो समाजवाद है वो किसका विरोध करता है? पूंजीवाद का विरोध। अभी मैंने बताया कि पूंजीवाद का विरोधी है ये, यानी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है वो किसी व्यक्ति के हाथ में न हो, निजी व्यक्ति के हाथ में न हो। अगर प्रॉपर्टी सीमित संपत्ति है तो वो किसके अधिकार में होनी चाहिए? समाज के अधिकार में होनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। तो समाजवाद है वो पूंजीवाद का घोर विरोधी है, अतः समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है। समाजवाद के अनुसार समाज में असमानता तथा अन्याय का कारण ही क्या रहा? पूंजीवाद रहा। और पूंजीवाद की विद्यमानता है, और इसी पूंजीवाद में उत्पादन का जो समान वितरण न होने के कारण ही संपत्ति पर पूंजीपतियों का क्या हो गया? अधिकार होता है। यानी समाजवादी जो विचारक है वो ये मानते हैं कि समाज में असमानता और अन्याय का कारण जो रहा वो क्या रहा? पूंजीवाद रहा। यानी इनके बीच में जो अन्याय का जो प्रमुख कारण रहा, असमानता का जो प्रमुख कारण रहा वो क्या रहा? पूंजीवाद रहा। और इसी पूंजीवाद में उत्पादन के जो भी साधन है, यानी उत्पादन का जो समान वितरण है वो किसमें नहीं हो पाया? समाज में नहीं हो पाया। इसलिए ये जो संपूर्ण संपत्ति है, इस संपूर्ण संपत्ति पर किसका अधिकार हो गया? पूंजीपतियों का ही अधिकार होता है। इसलिए समाजवादी क्या मानते हैं? समाजवादियों का विचार है कि पूंजीपतियों व श्रमिकों में हमेशा क्या है? संघर्ष होता रहता है। अर्थात संघर्ष होता है। इसीलिए समाजवाद उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसका अंकुश लगाना चाहता है? पूंजीपतियों का अंकुश लगाना चाहता है, अर्थात पूंजीपतियों के हाथों से
वो किसको सौंपना चाहता है? समाज को सौंपना चाहता है, राज्य को सौंपना चाहता है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पूंजीवाद है वो क्या है? समाज में एक असमानता और अन्याय को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख वर्ग है, और पूंजीवाद की वजह से ही उत्पादन का जो समान वितरण था वो नहीं हो पाया, और समान वितरण न होने की वजह से ही पूंजीपतियों का क्या रहा? यहाँ पर अधिकार रहा। और समाजवादी ये मानते हैं कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में हमेशा क्या रहा? इसी पूंजी को लेकर के बीच में संघर्ष रहा, और इसी संघर्ष होने की वजह से क्या होता है? जो उत्पादन और जो वितरण के जो साधन थे वो संपूर्ण साधन किनके हाथ में थे? पूंजीपतियों के हाथ में थे। इसलिए समाजवादी कहते हैं कि जो भी उत्पादन और वितरण के जो साधन है उन संपूर्ण साधनों को पूंजीपति व्यक्तियों के हाथों में न देकर और उसी किसे सौंपा जाए? सामाजिक व्यक्तियों को, अर्थात समाज के सभी व्यक्तियों को सौंपा जाए, अर्थात राज्य को सौंपा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो समाजवाद है वो किसका घोर विरोधी है? पूंजीवाद का घोर विरोधी है, पूंजीवाद का विरोध करता है। आगे है सहयोग पर आधारित, यानी समाजवाद है वो किस पर आधारित है? सहयोग पर आधारित है। समाजवाद का मानना है, देखिए, समाजवाद प्रतियोगिता का विरोध करता है, यानी किसी अकेले व्यक्ति की प्रतियोगिता का ये विरोध करता है। अगर प्रतियोगिता भी हो तो वो किसके रूप में हो? एक समाज के रूप में हो, एक राज्य के रूप में हो। अर्थात समाजवाद प्रतियोगिता का विरोध करता है और सहयोग में वृद्धि करने पर हमेशा क्या करता है? ये बल देता है, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करके और अनावश्यक प्रतिस्पर्धाओं को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात समाजवाद ये कहता है कि प्रतियोगिता का क्या होना चाहिए? विरोध होना चाहिए, और हमेशा किसमें वृद्धि होनी चाहिए? सहयोग में वृद्धि होनी चाहिए। और जो सहयोग में वृद्धि की जाएगी वो किसके द्वारा की जा सकती है? अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग में वृद्धि की जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग में वृद्धि की जा सकती है। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, इन सब में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों का क्या होना चाहिए? पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और इस प्रकार की जो अकेली जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उन प्रतिस्पर्धाओं को समाप्त करके और संपूर्ण प्रतियोगिताओं को, प्रतिस्पर्धाओं को किसके मद्देनजर रखा जाना चाहिए? समाज के मद्देनजर रखा जाना चाहिए। इसलिए समाजवाद ये कहता है कि जो समाजवाद है वो किस पर आधारित होता है? सहयोग पर आधारित होता है। अगला आर्थिक समानता पर आधारित। आर्थिक समानता अर्थात समाजवाद सभी व्यक्तियों के लिए क्या है? एक आर्थिक समानता प्रदान करने का पक्षपाती है, कि सभी लोगों को एक आर्थिक समानता प्रदान हो। तथा समाजवादी विचारकों का और भी मानना है कि आर्थिक असमानता हमेशा क्या होता है? कि आर्थिक असमानता अधिकांश देशों को क्या करती है? पिछले का मूल कारण रही है। इसलिए आर्थिक समानता पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? समाज का नियंत्रण, अर्थात जो भी समानता है वो किसको? राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। फिर है उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का क्या होना चाहिए? नियंत्रण। अर्थात जो भी वस्तु है जिनका भी उत्पादन किया जाता है, जहां भी इनका वितरण किया जाता है, इन सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, समाज का नियंत्रण होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो समाजवादी विचार क्या कहते हैं? कि संपूर्ण देश की संपत्ति पर, इस संपूर्ण देश की संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण न होकर, संपूर्ण देश की संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण न होकर और संपूर्ण समाज का क्या होना चाहिए? उस पर नियंत्रण होना चाहिए। तथा उत्पादन तथा वितरण के जो भी साधन हैं, इन सभी साधनों पर राज्य का क्या होना चाहिए? नियंत्रण रहेगा, तो ही क्या हो सकती है? तो सभी व्यक्तियों को आवश्यकताएं क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। अर्थात अगर संपूर्ण समाज पर उत्पादन के जो भी साधन होंगे, वितरण के जो भी साधन है, उन संपूर्ण साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए, संपूर्ण समाज का उस पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन उन सबके ऊपर अगर समाज का या राज्य का नियंत्रण रहेगा तो इससे सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की क्या होगी? पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों की क्या की जाती है? हमेशा रक्षा की जाती है। फिर है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में आस्था, अर्थात लोकतंत्रीय शासन में क्या किया जाता है? यहाँ पर विश्वास रखा जाता है। तो ये किसके द्वारा मानना है? समाजवादियों के द्वारा। तो समाजवादी विचार क्या मानते हैं? कि समाजवादी राज्य के लोकतंत्रीय स्वरूप में
ये विश्वास रखते हैं और उनका मानना है कि मताधिकार का विस्तार करके, यानी मताधिकार का विस्तार करके और संसद को उसकी व्यवस्था चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं और इस व्यवस्था से व्यक्तियों को राजनीतिक सत्ता की भी क्या हो पाएगी, प्राप्ति हो पाएगी। अर्थात राजनीतिक जो व्यवस्था है वो भी किसके हाथों में आ पाएगी, साम्राज्य के राज्य के अधीन हो पाएगी। तो ये किस वजह से होगी, जब हम सभी लोगों का लोकतंत्र के प्रति क्या होगा, या लोकतंत्र शासन के प्रति हमारी क्या होगी, आस्था होगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, मताधिकार पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। फिर श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य है, और श्रेष्ठ मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो भी क्या है, समाजवादी है। तो समाजवाद क्या मानता है कि राज्य को सद्गुणों को विकसित करने की वाली एक संस्था मानता है, यानी समाजवाद क्या मानता है, राज्य को सद्गुणों को विकसित करने वाली एक संस्था मानता है। और उनका मानना है कि समाजवादी राज्य क्या क्या कर सकता है, समाजवादी राज्य देखो शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करवा सकता है, मनोरंजन और श्रेष्ठ सांस्कृतिक जीवन जैसी सुविधाएं आपस में क्या कर सकता है, ये जुटा सकता है। अगर श्रेष्ठ जीवन ही सामाजिक राज्य द्वारा ही, जो भी श्रेष्ठ जीवन होगा वो किसके द्वारा, यानी सामाजिक राज्य के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य भी क्या रहा, समाजवाद ही रहा है। फिर है असीमित संपत्ति संग्रह के विरुद्ध। तो समाजवाद का मानना है कि संपत्ति भेदभाव को क्या करती है, बढ़ावा देती है, जो कि क्या है, संपत्ति एक तरह से शोषण को जन्म देने वाली है, क्योंकि संपत्ति हमेशा क्या करती है, शोषण को जन्म देती है। और संपत्ति के असीमित संग्रह करने से क्या होगा, असीमित संग्रह करने के अधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए। और जिससे इसी क्रम में समाजवाद का मानना है कि बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो क्या करते हैं, असीमित संपत्ति को जन्म देते हैं। अतः इन सभी बड़े उद्योगों पर क्या किया जाना चाहिए, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि एक श्रेष्ठ मानव जीवन का जो भी लक्ष्य है, या जो असीमित संपत्ति की जो संग्रह किया जाता है, जिससे कि शोषण को बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे शोषण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो ये सब किसके द्वारा किया जाएगा, समाजवाद के द्वारा ही। तो कहने का तात्पर्य है कि समाजवाद की जो भी विशेषताएं हमने पढ़ी, जिसमें है कि व्यक्ति की अपेक्षा ये अधिक से अधिक जो महत्व प्रदान करता है वो किसको प्रदान करता है, समाज को। तो नाम से ही पता चल रहा है कि समाज को बढ़ावा देना, राज्य को बढ़ावा देना, जितने भी उत्पादन के साधन होंगे उन सबके ऊपर किसका नियंत्रण होना चाहिए, समाज का नियंत्रण होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो भी गणतंत्रीय लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं होती हैं उन संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भी समाज का ही अधिकार होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था कायम नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए ही किसकी आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगले अगर हम देखते हैं, तो ये तो गया हमारे समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं समाजवाद के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, देखते हैं। समाजवाद के जो प्रमुख तत्व वो है, देखिए, धन वालों की बढ़ती हुई आय पर आयकर लगाया जाना चाहिए, और प्राप्त राशि का जो उपयोग है वो निर्धनों के हितों में किया जाना चाहिए। तो समाजवाद क्या मानता है कि जो धन वालों की जो बढ़ती हुई आय है उसके ऊपर क्या लगाया जाना चाहिए, आयकर लगाया जाना चाहिए। जो भी पूंजीपति हैं उन सबकी आय पर आयकर लगाया जाना चाहिए, और जो भी आयकर लगाया गया उन सभी राशि का, जो भी राशि प्राप्त होती है आय के माध्यम से, उस संपूर्ण राशि को निर्धन व्यक्तियों के हितों में उसको क्या किया जाना चाहिए, हितों में उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर है इसके साथ साथ में अगला इसका प्रमुख जो तत्व है इसका वो है काले धन का जो संग्रह है वो हर हालत में रोका जाना चाहिए। जो भी काला धन है, जैसे हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे ही उन्होंने 2014 में जैसे उन्होंने अपनी थोड़े संभाली राज सत्ता संभाली, तो सबसे पहले उन्होंने जो कार्य किया वो कौन सा कार्य किया, उन्होंने काले धन पर संग्रहण का कार्य उन्होंने किया। अर्थात काले धन को उन्होंने जो बाहर से जितना भी काला धन था उसको मंगाने की कोशिश की गई। ठीक है, फिर इसके साथ साथ में कृषि भूमि पर जोतने वाले का क्या होना चाहिए, अधिकार। यानी कृषि भूमि है उस पर बड़े पूंजीपति और बड़े जो उद्योग
जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज वाले जो मालिक हैं उनका अधिकार न होकर और जितने भी जो तोड़ने वाली भूमि है उन सब पर कृषकों का ही क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, जिससे कि जो कृषक है अर्थात जो किसान है वो हमारे देश के लिए क्या कर सके, अन्न पैदा कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ में उद्योगों एवं बैंकों का हमेशा क्या किया जाना चाहिए, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण हो। यदि जो भी अर्थव्यवस्था होगी, जो भी बैंक उद्योगों बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर होगा तो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण होने की वजह से उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठी होगी वो संपूर्ण किस पर अधिकार में होगी, राज्य के नियंत्रण में होगी। फिर है आर्थिक विकास हेतु ऐसी कौन सी पद्धतियों को अपनाई जानी चाहिए, प्लानिंग जैसे अर्थात नियोजन जैसी पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। और वर्तमान में आर्थिक विकास के लिए जो नई जो योजना बनाई गई, योजना आयोग को बंद करके जो नई जो नियोजन पद्धति अपनाई गई है वो कौन सी अपनाई गई थी, नीति आयोग। ठीक है, तो इस प्रकार की जो योजनाएं वो समय समय पर तैयार की जानी चाहिए। तो यह हमारे समाजवाद के प्रमुख जो तत्व वो है। ठीक है, अब है समाजवाद के प्रमुख गुण कि समाजवाद से क्या क्या बढ़ावा मिल सकता है। तो देखिए यह व्यक्ति और समाज दोनों के हितों को समान रूप से क्या करता है, ये ध्यान में रखता है। यानी जो समाजवाद होता है वो किसकी, यानी व्यक्ति के हितों को भी ध्यान में रखता है और संपूर्ण समाज अर्थात राज्य के हितों को भी क्या करता है, ध्यान में रखता है और अर्थात दोनों को समान रूप से ध्यान में रखता है। यह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से क्या रहता है, ये दूर रहता है, क्योंकि ये पूंजीवाद का घोर विरोधी है। हमने पिछले अभी विशेषताओं में पढ़ा कि जो पूंजीवाद है उसका घोर विरोधी है कौन, समाजवाद। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण गुण माना गया। फिर समाजवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास पर क्या करता है, ये बल देता है। यानी समाजवाद की व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वो कब होगा, जब संपूर्ण राज्य का विकास होगा, संपूर्ण समाज का विकास होगा, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। फिर यह आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण पर क्या करता है, ये बल देता है। यानी जो राजनीतिक जो सत्ता है, जिस प्रकार से राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है उसी प्रकार से आर्थिक सत्ता का भी क्या किया जाना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी ये बल देता है वो समाजवाद। ठीक है, यह समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर भी क्या करता है, बल देता है, अर्थात सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, यही इसका एक सामाजिक अधिकार है। तो यह समाजवाद की प्रमुख क्या रही, विशेषता रही। अब समाजवाद के कुछ दोष भी बताए गए हैं जो आलोचकों के द्वारा कि समाजवाद में ये क्या है, प्रमुख अवगुण भी विद्यमान है। तो कौन कौन से ऐसे अवगुण है, देखिए समाजवाद में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं। ये भी कहा गया समाजवाद में कि कोई स्पष्ट विचारधारा, के आलोचक कह रहे हैं कौन कौन से ऐसी विचारधारा नहीं, क्योंकि कुछ समाजवादी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बल देते हैं, राज्य पर बल देते हैं, जबकि कुछ सामाजिकरण पर क्या करते हैं, बल देते हैं। तो ये जो होता है कि राज्य के ऊपर भी बल दिया जाना चाहिए और समाजीकरण भी किया जाना चाहिए। और समाजीकरण का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जितने भी हमारे विचार हैं उन सभी विचारों का आदान प्रदान करना, तो यह होता है समाजीकरण। तो समाजीकरण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विस्तार करना। तो यह भी होना चाहिए कि समाजवादी यानी राज्य पर बल देने के साथ साथ में संपूर्ण पीढ़ियों पर भी उनको क्या दिया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए, समाजीकरण पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये एक तरह से क्या माना गया है, इनमें समाजवाद में दोष माना गया। इसके साथ साथ ये कहा गया कि समाजवाद प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध एक विचारधारा है। जैसे जैसे हमारे प्राकृतिक जो भी अधिकार है, जो भी हमारे प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान की गई है, उन संपूर्ण प्राकृतिक जो विचारधारा है उनके आधार पर समाजवाद क्या नहीं करता है, कार्य नहीं करता। तो ये बात कौन मानते हैं, ये आलोचक मानते हैं। फिर समाजवाद उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाता है। क्या कहता है समाजवाद कि जो भी जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी उपभोक्ताओं का हितों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि समाजवाद सिर्फ किस पर बल दे रहा है, यहाँ पर समाज पर बल दे रहा है, अर्थात राज्य पर बल दे रहा है, अर्थात जो भी उपभोक्ता है उन उपभोक्ताओं का नुकसान होगा या फायदा होगा उस पर समाजवाद ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ दोष भी बताए गए हैं। तो इसके साथ साथ में हमारे जो आज जो समाजवाद वाला जो टॉपिक है, जो पिछले वीडियो में हमने इसका अर्थ और इसकी परिभाषाएं जान ली थी,
और आज के वीडियो में हमने इसकी जो प्रमुख जो विशेषता है वो कौन कौन सी हैं, फिर इसके साथ साथ में इसकी जो प्रमुख तत्व हैं वो क्या रहे हैं, इस समाजवाद के प्रमुख गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम आज हमारा जो समाजवाद वाला जो टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है, और अगले वीडियो में हम अगला जो भी हमारा यूनिट 3 का या यूनिट 4 है उसका जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।